नमस्कार, आपके साथ मैं राधिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा के लोगों को इंतजार है प्रदेश के बजट का। विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हो रहा है। इससे पहले सीएम मनोहर लाल अलग अलग विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं, सुझाव इकट्ठा कर रहे हैं और इसी के तहत पंचायत विभाग के साथ भी उन्होंने बैठक की। बजट से पहले बजट की बेहतरी के लिए सुझाव लिए, चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। देश के बजट के बाद अब इंतजार है हरियाणा के बजट का। विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हो रहा है। वहीं सीएम मनोहर लाल बजट से पहले अलग अलग विभागों से चर्चा कर सुझाव लेने में व्यस्त हैं। इसी सिलसिले में सीएम ने चंडीगढ़ में पंचायत विभाग के साथ प्री बजट बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि बैठक में बेहतर सुझाव आए जिन पर विचार कर उनको बजट में शामिल किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य, कृषि समेत कई विभागों से भी चर्चा की जाएगी। सभी विभागों से बजट की चर्चाएं चल रही हैं और अभी तो काफी और भी विभागों से बातचीत होनी है। हेल्थ के नाते से भी होनी है। आज सायंकाल एग्रीकल्चर के विषय को लेकर के भी है। इसी प्रकार से बाकी सब विषयों पर जब चर्चा हो जाएगी उसके बाद ही कुछ तय कर पाएंगे कि किस पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर नहीं करना है। और बहुत सी चर्चाएं ऐसी हैं कि जो बजट बनाने वाली जो कमेटी है, फाइनेंस के हमारे लोग हैं, उनके सुझाव आएंगे और फिर उसका रूप दिया जाएगा। इसलिए बजट जब पेश होगा उस समय सारी चीजें स्पष्ट होंगी। कल मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की थी ऑनलाइन, तो लगभग 47 लोगों ने उसमें चर्चा में भाग लिया था। तो ऐसे जो भी कहीं से भी सुझाव मिलते हैं उनको हम संग्रह करते हैं। वहीं सरकार ने बजट से पहले आम जन पर विकास शुल्क की बड़ी मार डाली है। अब शहरों में कलेक्टर रेट का 5% के हिसाब से विकास शुल्क देना होगा। ये आदेश 18 फरवरी से लागू हो गया है। इससे जहां स्थानीय निकायों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं नए रेट के हिसाब से अब आशियाना बनाना महंगा हो गया है। कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। हरियाणवी को विकास शुल्क के नाम पर 10 गुना अधिक राशि जमा करवानी पड़ेगी। इसके 6 पहलू हैं। 6 तरह से ये हरियाणा के शहरों और कस्बों में रहने वाले हमारे शहरी भाई बहनों को, गरीबों को प्रभावित करेगी। पहला पहलू, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में विकास शुल्क अब 10 गुना बढ़ाकर कलेक्टर रेट का 5% कर दिया गया है। यानी अब 100 वर्ग गज के मकान का नक्शा भी पास करवाएंगे तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। बजट को लेकर मंथन का दौर जारी है। सीएम लगातार अलग अलग विभागों के साथ बैठक कर सुझाव ले रहे हैं, लेकिन इंतजार है बजट का। देखना होगा कि सीएम मनोहर लाल के पिटारे में हरियाणा के लिए क्या क्या है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। तो बजट पर मंथन, हरियाणा मांगे मोर। लगातार बैठकों का दौर देख रहे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा की ओर से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार बैठकें कर रहे हैं। बजट से पहले प्री बजट की अलग अलग बैठकें, जहां पर वो सभी से सुझाव ले रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा बजट में शामिल किया जाए जिससे कि प्रदेश का विकास तेजी के साथ हो और विकास के पथ पर हरियाणा अग्रसर हो। बजट से पहले बैठकों में किस तरह से मुख्यमंत्री बिजी चल रहे हैं वो दिख रहा है। आज भी उन्होंने पंचायत विभाग के साथ बैठक की। वहां पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी उनके साथ मौजूद थे। बैठक के बाद निकलकर ये सामने आया कि पंचायत विभाग के साथ हुई प्री बजट बैठक में सुझाव लिए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कि क्या क्या बेहतर किया जा सकता है और उसके लिए विभाग को कितने बजट की आवश्यकता पड़ेगी, कितना बजट आवंटित विभाग को किया जाए कि पंचायत विभाग बेहतरी की ओर आगे बढ़े और विकास के पथ पर अग्रसर हो। लगातार बजट को लेकर हम जहां सत्ता पक्ष की ओर से बैठकें देख रहे हैं, हम सीएम साहब को एक्टिव मोड में देख रहे हैं, सुझाव लेते हुए एक के बाद एक मैराथन बैठकें करके मंथन करते हुए देख रहे हैं। ठीक वैसे ही विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है
और ये तमाम तरह की जो तैयारियां आप देख रहे हैं ये उसी को लेकर है। अलग अलग विभागों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुझाव ले रहे हैं। सीएम ने आज चंडीगढ़ में पंचायत विभाग के साथ बैठक की। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे, जहां बजट में बेहतरी के लिए, खासकर विभाग की बेहतरी के लिए सुझाव लिए गए। इसी पर यह डिबेट है। दो मार्च से शुरू हो रहा है बजट सत्र। बजट पर मंथन, हरियाणा के लिए क्या कुछ खास किया जा सकता है, बजट में किन किन चीजों को समाहित किया जा सकता है, किन किन चीजों का समावेश किया जा सकता है, ये कोशिश है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से। लगातार बैठकें कर वो अलग अलग विभागों से सुझाव ले रहे हैं, सजेशंस इकट्ठा कर रहे हैं ताकि बजट को और बेहतर बनाया जा सके। बेहतर सुझाव बजट में शामिल होंगे। बजट पर मंथन लगातार देखने को मिल रहा है। आइए पैनल से मिलवाते हैं आपको, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर वीके जैन, सचिव हैं आप व्यापार मंडल के। पंचायत विभाग के साथ जो आज बैठक हुई है बजट से पहले, सर उस पर आप कुछ कहेंगे कि मुख्यमंत्री लगातार बैठकें करके कैसे सजेशन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि बजट को सुधारा जा सके, उसको और ज्यादा मजबूत और अच्छा बनाया जा सके। वीके जैन जी। नमस्कार जी, मैं व्यापार मंडल गुड़गांव की तरफ से हूँ और इसके अंदर जो है व्यापारियों को कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुविधाओं के नाम पर शून्य है। बजट बार बार बनते हैं, आते हैं, जाते हैं, मगर इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं होता है। व्यापारियों को किसी प्रकार की राहत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी इस कोरोना के अंदर उसमें व्यापारियों पर ही पड़ी। सबको सुविधाएं दी गई, व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। व्यापारी ही है जो सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सब तरफ से मदद करता है। कोई भी चीज़ आती है तो व्यापारी ही सबसे पहले आगे आता है, मगर सुविधा के नाम पर शून्य है। किसी तरीके का व्यापार के अंदर कोई किसी तरीके का लाभ दिखाई नहीं देता है, या कोई इस तरीके की कोई स्कीम नहीं चलाई जाती जिससे कि व्यापारियों को सीधा सीधा फायदा हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बजट के अंदर कोई ऐसी स्कीम लाई जाए, कुछ ऐसा कुछ किया जाए ताकि व्यापारियों को सीधा सीधा इसके अंदर फायदा हो सके। जैसे आम जनता को तो हो, व्यापारियों को भी साथ में फायदा हो। जैसे किन स्कीमों की आप बात कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? सब्सिडी चाहिए, कुछ नया चाहिए, क्या चाहिए वो बताइए। कुछ सब्सिडी दी जाए, कुछ नई स्कीमें लाई जाएं जिससे व्यापारी को सीधा जोड़ा जा सके और फायदा उसको मिल सके। सिर्फ टैक्स के नाम पर टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जाता है, कभी 28% कर दिया जाता है, कभी उसको घटा के 18% कर दिया जाता है। बजट की मार होती है और बाकी कुछ नहीं होता है। इसके अंदर बजट के अंदर राहत मिलनी चाहिए जिससे आम आदमियों का भी भला हो सके और पब्लिक को राहत मिल सके। ठीक है, हमारे साथ मेहमानों की संख्या बढ़ गई है। तमाम पैनल से एक बार फिर मिलवा दूं। आप सभी जिनको सुन रहे थे वो वीके जैन हैं, सचिव हैं व्यापार मंडल के। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब एक बार फिर स्वागत है। मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनदीप बिश्नोई जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। आप एडवोकेट है। प्रोफेसर विदु रावल बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर JS नैन साहब, बहुत स्वागत है। मुकेश मल्होत्रा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। बीजेपी से शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, लगातार मैराथन बैठकें आप लोग कर रहे हैं, लग रहा है कि बजट बहुत स्पेशल होने वाला है। जी, स्पेशल बजट रहने वाला है क्योंकि ये 2022 का जो बजट है ये खास तौर पर ये ध्यान करके बनाया जा रहा है कि हमने 2022 को सुशासन वर्ष के रूप में हम इसको मना रहे हैं। लोगों के जीवन को किस प्रकार सुगम किया जाए, बेहतर किया जाए, लोगों के जीवन में किस प्रकार सार्थक बदलाव आए और बजट प्रत्येक व्यक्ति को छुए, समावेशी हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ हो, इसके लिए प्रत्येक डिपार्टमेंट के साथ बैठक हो रही है। हम जानते हैं कि सुशासन वर्ष जो हम 2022 मना रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स किस प्रकार बढ़ पाए, किस प्रकार
हर नागरिक के जीवन के अंदर खुशी और समृद्धि आए, किस प्रकार विकास और रोजगार की बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो लाभार्थियों तक पहुंचे और सही लाभार्थियों तक पहुंचे, पात्र लोगों तक पहुंचे। अंत्योदय जो हमारा मंत्र रहा है सरकार का, यानी अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति के अंदर खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उसके विकास की चिंता करना, उसके लिए कार्य करना, उसके लिए योजनाएं बनाना, जिससे सारे समाज का भला हो जाता है। लास्ट माइल डिलीवरी हमारा फोर्टे रहा है, हमारा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। हम कामयाब हुए हैं आखिरी व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, और यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। जरूरतमंदों की मासिक आय किस प्रकार बढ़ पाए, किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण दर्शन पोर्टल के तहत एक नई योजना शुरू कर रहे हैं हम, जिसमें शिकायतें हम इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। हम किस प्रकार जन सहायक ऐप के तहत जो है ऑनलाइन जानकारियां दे पा रहे हैं। समर्पण ऐप के तहत वॉलंटियर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और वृक्षारोपण वगैरह की बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो वॉलंटियर्स हमने तैयार किए हैं। नई राजस्व जो नीति है उसमें चकबंदी एक नई प्रकार से होनी चाहिए। देखिए 60 के दशक में कभी चकबंदी हुई थी, यूनाइटेड पंजाब जब था, लेकिन अब समय की मांग है कि नई चकबंदी भी होनी है, तो उसके लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं खड़ी करनी है। इसके अलावा बेहतर शिक्षा सुविधाएं किस प्रकार से हो, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए हमने अभी पिछले दिनों आपने देखा कि आदर्श संस्कृति स्कूल खोले, हमने जो स्पेशल 100 प्रोग्राम चलाए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस प्रकार मेधावी छात्रों को हमने कोचिंग स्कॉलरशिप उनको मुफ्त दी हमने। तो देखिए हम किस प्रकार से वीके जैन का भी जवाब दे दीजिए। वीके जैन जी से आपने भी एक सवाल किया था कि वो सुझाव क्या चाहते हैं। देखिए हम समस्याओं की तरफ केवल अगर उसी के गीत गाएंगे तो मुझे लगता है समस्याओं के साथ साथ समाधान के भी सुझाव। और अब चूंकि हम इस ड्राइव में हैं, मुख्यमंत्री जी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी आकांक्षाओं का बजट कैसा हो, तो वीके जैन जो व्यापार मंडल के हमारे साथी हैं, उन्हें भी इस प्रकार की हमें वो देनी चाहिए, सुझाव देने चाहिए, जिससे हम उन सुझावों को इनकॉर्पोरेट कर पाए और बजट के अंदर उन सुझावों को जो है शामिल कर दें। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश मल्होत्रा हमारे साथ। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो बैठकें हो रही हैं, लगातार सुझाव ले रहे हैं सीएम, तो आपकी भी उम्मीदें बढ़ गई होंगी कि इस बार बजट में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं प्रदेश की प्रगति के लिए, प्रदेश के लोगों की प्रगति के लिए, उन चीजों पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि प्रदेश की तरक्की और आगे बढ़ सके। उसमें चंद मुद्दे, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट का आता है। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जब लोगों के पास होगा, हमारे युवाओं के पास होगा, वो अच्छी तरह से कार्य करेंगे तो देश भी प्रगति करेगा, हमारा समाज, हमारा प्रदेश भी प्रगति करेगा। उसके लिए हमें इंडस्ट्री को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए कि बाहर से लोग आकर और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्री भी बूस्ट होगी, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट होगा। उसके साथ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हरियाणा की जो मोस्टली इकोनॉमी है वो रूरल एरिया से भी बिलोंग करती है, तो एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए उन्हें अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाना चाहिए ताकि हमारा एग्रीकल्चर और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारा रोड्स, हमारी सड़कें, हमारे दूसरे और प्रावधान बढ़ेंगे, तो इन सब चीजों को अगर समाहित किया जाएगा तो उसमें एक अच्छे बजट और अच्छे लोगों को आगे बढ़ने की तरक्की का रास्ता मिलेगा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी हमेशा माननीय कुमारी शैलजा जी जो अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस पार्टी इस बात पर जोर देती है कि एजुकेशन और हेल्थ, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जिन पर ज्यादा ध्यान, ज्यादा जोर देने की जरूरत है। क्योंकि हमारे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जब उनके पास एजुकेशन अच्छी होगी, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी, तो ही हम इन सारी चीजों को बजट में अगर समाहित करते हैं तो बजट एक अच्छा बजट बन सकता है। ठीक है। चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें या चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम रोड्स की बात करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन पर अच्छी तरह से ध्यान देकर इन पर पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए ताकि जो आगे आने वाला हमारा एक साल है, जो बजट पेश होगा, उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, जेजेपी प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई जी भी है। मनदीप जी, सजेशंस को किस तरह ले रहे हैं आप? मुख्यमंत्री महोदय हर विभाग के साथ बड़ी
मैराथन बैठक कर रहे हैं। पहले हमारे आय विभाग की पंचायत विभाग की और भी डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार और चाहे कि वो इस प्रकार का बजट पेश करें, इस प्रकार का प्रयास है कि इस प्रकार का बजट हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए कि जो जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं कि कोविड की वजह से हर वर्ग प्रभावित हुआ है, इस बजट से उस कोविड के प्रभाव को दूर रख करके विकास की नई राह है वो प्रदेश के लोगों के सामने रखी जाती है। प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध हो, विकास के रास्ते पर चल सके, अपने सही तरीके से प्रदेश के विकास में अपना अपना योगदान दे सके, इस प्रकार की बातों के संज्ञान में रख करके बैठक की जा रही है ताकि सबका बजट हरियाणा प्रदेश के सामने जो आने वाला हमारा जो वर्ष है 2022-23 वो किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित किसी प्रकार से ना हो। हरियाणा प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास हो। कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में बहुत अच्छा ये बजट होना चाहिए। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस प्रकार से मैराथन बैठक कर रहे हैं। मेरे विचार से हम आशा कर सकते हैं कि ये बजट पहले से जो भी बजट अब तक आए हैं उनसे बहुत अच्छा बजट होगा। जनता ने एक बात कही कि नई स्कीम लाई जाए, हो सकता है इस बैठकों से उन स्कीम की भी कोई ना कोई जो चीज है वो निकल करके आए ताकि एक स्कीम की रूपरेखा बन सके। और एक बात उन्होंने कही 28% से 18% GST कर दिया, तो ये तो मैं मानता हूँ कि अच्छी बात होगी 28 से 18 करना। तो अगर 18 से 28 होता तो शायद हम कह सकते थे कि ज्यादा टैक्स लगा दिया। 28 से 18 तो ये सब अच्छी बात है और प्रदेश के विकास में टैक्स की एक बड़ी अच्छी भूमिका होती है और व्यापारी हरियाणा प्रदेश का टैक्स देता है जिससे हरियाणा प्रदेश को विकास की राह पर ले जाया जा सकता है। हम व्यापारी वर्ग के बड़े धन्यवादी हैं, कृषक समाज के बड़े धन्यवादी हैं, हमारे जो स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज है उसकी भी धन्यवादी हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अपना अपना वो योगदान जो है दे रहे हैं और भविष्य में इसी प्रकार देते रहेंगे। और बजट के अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं बहुत कुछ सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा ये बजट होने वाला है। वो आपकी बैठकों में हमें दिख रहा है कि लगातार अलग अलग बैठकें करके आप लोग सुझाव ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए भी तैयारी करनी होगी ना, वहाँ पे भी तमाम तरीके के सवाल हैं, उधर भी बैठकें कम नहीं हो रही हैं। इस पर मैं आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी आज। नहीं सर, रुक जाइए, मैं आ जाऊंगी, इस पर भी आ जाऊंगी। प्रोफेसर विदु रावल और आपसे दोनों से जवाब लूंगी। पहले हमारे साथ JS नैन साहब भी हैं, प्रोफेसर JS नैन राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है प्री बजट बैठकों को लेकर? ऐसा है मैडम कि जब भी कोई नया बजट आता है जी तो लोगों को बड़ी उम्मीद होती है और लोग बड़ी आशा से देखते हैं कि आज बजट आएगा और पता नहीं क्या क्या नई नई घोषणाएं होंगी। और उसके बाद लोग जब बजट को देखते हैं अगर उसमें अच्छी बातें होती हैं तो लोगों को बड़ी खुशी होती है। और जब वो कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ भी शामिल नहीं होता तो लोग बड़े निराश होते हैं कि ये बजट में तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो 2-3 साल से बजट पेश कर रहे हैं और पिछले साल उन्होंने जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने जितने भी MLAs थे उनकी भी मीटिंग की और उनसे भी उन्होंने ये विचार किया कि किस प्रकार का बजट होना चाहिए, क्या क्या आपके इलाके की मांगे हैं, क्या क्या आप चाहते हैं। और काफी चीजें जो अपोजिशन ने कही थी वो मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल उसमें शामिल कर दी गई। और आज भी या इस बार भी हम देख रहे हैं कि कभी वो व्यापारियों के साथ करते हैं, कभी पंचायत विभाग की मीटिंग करते हैं, कभी एजुकेशन विभाग की मीटिंग करते हैं और कभी दूसरे वर्गों के साथ मीटिंग करते हैं। वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ व्यापार मंडल से सचिव भी बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि बाद में शून्य होता है बजट, कुछ खास मिलता नहीं है। बैठक होती है, सुझाव ले लिए जाते हैं और मिला कुछ नहीं। VK जैन साहब यहीं पर हैं, उन्होंने कहा था। VK जैन जी थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे? सर 1 मिनट के लिए खाली रोक रही हूँ आपको, एक लाइन का रिएक्शन लेके आ रहे हो नैन साहब। ये सत्य है, हर बार बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं पर अमल उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। जैसे नौकरियों के अंदर इस समय 75% आरक्षण कर दिया गया है, जो कि ना मिलने पर ये जरूरी नहीं है कि दूसरे देशों में, अगर सब प्रदेशों में इस तरीके से आरक्षण कर दिया जाए तो कोई कहीं भी नहीं जा पाएगा। यहाँ का आदमी यूपी नहीं जा पाएगा, यूपी का आदमी हरियाणा नहीं जा पाएगा और किसी प्रदेश में भी नहीं कर पाएगा। उस प्रदेश में अगर उस तरीके की योग्यता ही ना हो तो कहाँ से 75% रहेगा? वो रुक जाइए, अभी आपने जो और भी
सुझाव जो मांगे गए थे, प्रोफेसर साहब ने भी पूछे थे, वो भी बोल दीजिए ताकि मैं नैन साहब के पास होते हुए जाऊं, आगे बढ़ूं। सुझाव सर, क्या चाहिए सरकार से, क्या चाहिए? आप लोगों के साथ भी बैठकें हुई थी, क्या बोला आपने? बजट संतुलित होना चाहिए ताकि आम आदमी को उससे कुछ राहत मिल सके। नैन साहब। हाँ जी, तो इस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग्स की हैं और उन मीटिंग्स में उनका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को एक अच्छा बजट पेश किया जाए, क्योंकि लोगों की राय का पता लग जाता है। उद्देश्य तो दिख रहा है, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं उस पर मुझे लग रहा है कि कुछ बोलना होगा। आपका विश्लेषण उस पर भी आना चाहिए कि सवाल क्यों उठ रहे हैं। ऐसा है कि वो तो उठेंगे ही, क्योंकि सबकी आशाएं कभी पूरी नहीं हो सकती बजट में, और क्योंकि रिसोर्सेज भी देखे जाते हैं, दूसरी भी चीजें भी देखी जाती हैं, तो इसमें सबकी तो पूरी नहीं होती। परंतु फिर भी मैं ये कहूंगा कि सरकार को मैक्सिमम जो लोगों की मांगे हैं, लोग चाहते हैं, वो पूरी करनी चाहिए। आज जो दो चीजें हैं, मैं वैसे तो काफी हैं, परंतु दो चीजें ऐसी हैं कि जिनकी तरफ ध्यान देना चाहूंगा कि ऐसा बजट आना चाहिए कि आज एक तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आम आदमी की कमर टूट गई है। यही कह रहे हैं वीके जान भी कि एक बैलेंस बजट आना चाहिए। प्रोफेसर साहब, विदुरावल जी जवाब दीजिए। देखिए, हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है कि एक समावेशी बजट आए। बजट ऐसा है जो कि सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए, और हम इसी प्रकार का संतुलित बजट देते आए हैं जी। हमारी सरकारें हरियाणा में ही पूरे देश भर में जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं, केंद्र में सरकार जिस प्रकार है, जिस प्रकार राज्य सरकारें हैं, गरीब कल्याण हमारे लिए फोर्टे रहा है। गरीब एक ऐसी आवाज है जिसका एक समूह नहीं है, कोई आवाज, कोई यूनियन बनाकर उनकी आवाज नहीं करता, उसका ध्यान कौन करेगा? सरकारें करेंगी। व्यापारी कल्याण के लिए हमने एक के बाद एक योजनाएं लाई हैं। अभी 75% की वो बात कर रहे थे, मैं उसमें बहुत बीच में तो नहीं जाना चाहता क्योंकि आज आपका विषय वो नहीं है, लेकिन 75% वाली जो बात है आरक्षण, ये भी अंत तो गत्वा जाकर इंडस्ट्री फ्रेंडली होने वाला है। हमने इंडस्ट्री फ्रेंडली हम शुरू से रहे हैं, हमने एनवायरमेंट इस प्रकार का क्रिएट किया, इकोसिस्टम इस प्रकार का क्रिएट किया है कि इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर बूम कर पाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश में हम दूसरे स्थान पर हैं। हम लोग हर सूचांक में हर वर्ग को बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे किसान वर्ग की बात हो, चाहे युवा वर्ग की बात हो, चाहे शिक्षकों की बात हो, शिक्षा से रिलेटेड बात हो। हमने देखा कोरोना के समय हमारा मॉडल जो है, जिसकी एडवर्टीजमेंट बहुत नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब सारी तुलना की गई तो हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम था सबसे बेहतर तरीके से उसने सस्टेन किया। हमारे यहाँ से आवाजें इतनी नहीं निकली ऑक्सीजन की कमी को लेकर, या रेमडेसिविर की कमी को लेकर, या बेड्स की कमी को लेकर। हमने देखा कि किस प्रकार कृषि क्षेत्र में हमसे बेहतर करने वाला कोई प्रांत नहीं है। पूरे भारत के अंदर हर सूचांक पर कृषि के हम अच्छा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ किया है। हमने हरियाणा को एक बहुत ग्रोइंग स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया है और देश के अग्रणी स्टेट बनाया है। अब कंपटीशन किसी प्रकार का हो, हरियाणा आपको पहले, दूसरे या तीसरे पायदान पर जरूर मिलेगा। ये इस प्रकार से हुआ है कि एक नेक नियत की सरकार जो कि सबका भला चाहती है, जो कि केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नहीं काम करती, जो वास्तव में जन विकास की बात करती है, जन कल्याण की बात करती है, जो गरीब कल्याण के प्रति समर्पित है, एक अंत्योदय को मिशन बनाकर, अंत्योदय को मंत्र बनाकर चलने वाली सरकार है। और इसी तहत हमने देखा किस प्रकार शिक्षा में हमने अमूल चूल परिवर्तन कर दिया। हमने देखा कि कैसे 7 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी, उस समय हरियाणा के अंदर केवल 105 महाविद्यालय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 167 हो गई है, जिसमें अधिकांश महिला महाविद्यालय है। हमने पहल की कि कोई भी लड़की जो है, कोई भी बच्ची जो है, वो 20 किलोमीटर से अधिक दूर महाविद्यालय में नहीं जाएगी। हर गांव के 20 किलोमीटर से कम दायरे में हमने पूरे हरियाणा के अंदर एक चेन बना दी महाविद्यालय की। हमने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है, तभी हर भ्रष्टाचारी को उसका राष्ट्र की अंतिम डेस्टिनेशन जेल है, ये सुनिश्चित किया है। कठोर फैसले लिए हैं। इसमें बहुत बार विपक्ष ने इसका गलत फायदा उठाने का प्रयास किया, पेंट करने का प्रयास किया, हमारी कार्रवाइयों को ये पेंट करने का प्रयास किया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, जबकि वो कह रहा था भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा था, भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा था, उसको लाइमलाइट में लाकर सजा दी जा रही थी। हमने एक पारदर्शी सरकार बनाई है। हमारी ई गवर्नेंस का जो मॉडल है पूरे देश के अंदर फॉलो हो रहा है। हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो पूरे देश के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर करे, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, किसी को सचिवालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ये हमने सुनिश्चित किया है। हमने योग्यता के आधार पर 85,000 से अधिक नौकरियां दी हैं, जो हरियाणा के लिए अपने आप बजट में क्या लेकर आएंगे उसी पर आ जाते हैं सर, कि ये जो बैठकें हो रही हैं
अब बजट में क्या कुछ नया ऐसा होने जा रहा है जिसके लिए इतनी तैयारियां चल रही हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं और पूरा हरियाणा जो है उम्मीद लगाए बैठा हुआ है यहाँ पर कि आप लोग जो मैराथन बैठकें कर रहे हैं ऐसे ही मैराथन गिफ्ट्स मिलने चाहिए जब बजट का आवंटन आप करेंगे। हाँ, देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर भी काम करने की आवश्यकता है, काम किया जा रहा है। बहुत तेजी से हरियाणा काम ने काया पलट किया है और ये जो मैराथन बैठकों जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये बैठकें इसलिए की जा रही हैं ताकि सभी समूहों से, सभी ग्रुप से कोई भी अच्छा सुझाव आए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है ये, ताकि बाद में अगर कोई ये कहे, जैसे यहाँ पर हमारे साथ जैन साहब कह रहे हैं कि आप लोग अनाउंसमेंट कर देते, बाद में उतना मिलता नहीं है, मतलब बैठकें आप लोग कर लेते हैं कि ये सुझाव हमने ले लिए लेकिन उसको उसमें शामिल नहीं करते, वहाँ पर ये शून्य की बात कर रहे हैं। मैं इसमें एक छोटा सा इंटरफेरेंस, हाँ, ये इंटरफेयर कर रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, बोलिए। ये देखिए, जो छोटे व्यापारी होते हैं, जिस तरीके से रेडी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, सब्जी मार्केट के अंदर उनकी बैठने की व्यवस्था है, ना तो कोई बैठने की व्यवस्था की गई है ना कुछ की गई है। जहाँ बरसों पुरानी, सालों पुरानी, 50 साल से तो हम भी देख रहे हैं, 55 साल से वही उनकी मार्केट है, वही व्यवस्था है। इसके बाद सवाल आ गया सर, इसके बाद लोकल जो अंत्योदय पर सवाल आ गया सर। म्युनिसिपल कमेटी है वो उनका उजाड़ देती है, सब सामान उठा के ले जाती है। पहले जो म्युनिसिपल कमेटी आती है उनकी सब्जियां उजाड़ देती है, सब उल्टा कर देती है, रेडियो को उल्टा कर देती है, तो उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। वो इस मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जवाब देखिए, हमने 13 अलग अलग स्थानों पर, 13 शहरों में, निगमों में हमने व्यवस्था की कि एक शहरी मंडी का एक मॉडल बनाया और वहां पर बहुत बेहतर सुविधाएं, बिजली से लेकर और रेडी और फड़ी वालों को, ताकि वो रोड साइड पर ना खड़े हों, उनके लिए एक अलग अलग स्थान 13 अलग अलग जगह पर हमने बनाए हैं। हरियाणा के अंदर अलग अलग निगमों में बने हैं और वो सुविधाएं हमने प्रस्तुत की है। अब व्यापारी की जहां तक बात है, तो जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा जो काम हुआ है, हमने 1.5 गुना रोड जो है बढ़ा दिए हैं। जिस प्रकार से हमने 50% तक सड़कों का निर्माण जो किया है हरियाणा के अंदर, गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कें, शहर से शहर को जोड़ने वाली सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जितनी तेजी से काम हो रहा है, ये सभी व्यापारी के लिए तो काम आ रहा है। मुकेश मल्होत्रा, मैं इसमें कहना चाहूंगा, बजट में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या जो मजदूर आदमी है, अपना दिन का सारा दिन मेहनत करता है, क्या उसको 2 वक्त की रोटी ठीक टाइम पे मिलती है? क्या वो गरीब किसान जो सारा दिन खेत में काम करता है, वो अपने घर का भरण पोषण कर पाता है या उनकी एजुकेशन और आगे हेल्थ की फैसिलिटीज को दे पाता है? हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, बहुत अच्छी भी लगती हैं, मगर जो गरीब किसान मजदूर, इनको क्या वो फैसिलिटीज, वो आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है? क्या वो छोटे व्यापारी हैं, क्या वो इतनी इन्वेस्टमेंट लगाने के लायक हैं कि जो अपने व्यापार को सही ढंग से चला सकें? उनके ऊपर हर प्रकार के डिपार्टमेंट्स का सर्वे होता है, वो चलो होना भी चाहिए, मगर उसके साथ साथ उनको कोई सब्सिडीज या उनको फैसिलिटीज भी देनी चाहिए ताकि वो छोटा व्यापारी अपना काम आगे बढ़ा सके। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको क्या वो फैसिलिटीज हैं कि वो इंडस्ट्री को अच्छी तरह डेवलप करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सके, लोगों को रोजगार दे सकें या वो आगे भी बढ़ सकें? इन सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर अभी बहुत काम करना बाकी है। हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें चाहिए, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें ये देखना है कि क्या गरीब किसान भी ठीक है। अगर हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो क्या मजदूर का भरण पोषण देने के लिए हम कामयाब हो रहे हैं? क्या किसानों को जो रोजगार भी चाहिए, उनको बच्चों को आगे पढ़ने के लिए फैसिलिटी भी चाहिए, क्या वो अपनी जमीन को बचा पा रहे हैं? कि छोटा किसान कहीं ऐसा तो नहीं है वो काम मेहनत सारा दिन कर रहा है मगर उसके आजीविका का साधन फिर भी नहीं मिल रहा, कि उसको जमीन तो नहीं बेचनी पड़ रही? ये सब चीजें हैं जो बजट में समाहित करनी चाहिए ताकि छोटे वर्ग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं और भी सब लोग हैं, उसको अपना काम कर सकते। मनदीप जी बोलिए, उनको आवाज नहीं पहुंच रही शायद मेरी। अनामिका, मुकेश की बात कर रहे हैं, जो सुझाव विपक्ष के होंगे उस पर सरकार का दायित्व है। सकारात्मक सुझावों के ऊपर तो बात करके और उनको अमल में भी लाए, ऐसी सरकार की मंशा और सरकार की होनी भी चाहिए, क्योंकि सार्थक बहस अगर पक्ष और विपक्ष में हो तो एक अच्छी चीज निकल करके आती है, इससे प्रदेश की जनता का भला होता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की सरकार हर भारत के विकास के लिए प्रयासरत है। किसान की जिस तरह से बात है, किसान सम्मान में दी गई, वो उनके खातों में पहुंचाई जा रही है, उनको समय पर दी जा रही है। किसान की फसल के दाने का एक प्राणी का पैसा उनके खातों में दिया जा रहा है। हर वर्ग का ध्यान रखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। बजट आ रहा है, आशा और उम्मीदों से भरा हुआ बजट होगा।
लेकिन मार्जिन की कोविड चीज से बहुत हमें परेशान किया और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की महामारी का प्रकोप ना फैले ना बढ़े और मेरा हरियाणा प्रदेश जो हरा भरा प्रदेश है उसी प्रकार आगे बढ़े जैसा पिछले सालों से बढ़ता आ रहा है, निरंतर तरक्की के रास्ते पर ले जाए। और इस तरह का एक बजट बड़ा अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बड़े अनुभवी है, माननीय दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री युवा जोश है, ऊर्जावान है। निश्चित तौर पर युवा वर्ग, किसान, हर वर्ग के व्यापारी वर्ग के साथ ही जिस प्रकार के सुझाव उनसे लिए जा रहे हैं, उन सुझावों पर अमल आपको इस बजट में आता हुआ नजर आएगा, ऐसी हम सब उम्मीद करें। ठीक है, जयस्नैन साहब जी, जो सवाल कांग्रेस ने उठाया उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें एक और थोड़ा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। कर दीजिए, बोलिए। मैं इसमें एक पॉइंट, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बजट में कुछ ऐसा निवेश होना चाहिए जिसमें हमारी छोटी बच्चियों को अलग से पढ़ने की फैसिलिटीज, उनको आगे बढ़ने का मौका भी। चलिए ठीक है, आप ऐड कर लीजिए, फिर मैं चले जाऊंगी जयस्नैन के पास। बोलिए। मुकेश जी बोलिए। मैं इस पॉइंट मुद्दे पर आ रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ बजट में स्पेशल होना चाहिए ताकि हमारी जो छोटी बच्चियां हैं या बड़ी महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिल सके, उनके लिए एजुकेशन की वुमेन एम्पावरमेंट पे तो आज आप लोग खूब बोले हैं। प्रोफेसर विदुरावल को तो ऐसे ही इस पर बोल देना चाहिए, लड़की वो लड़ सकती हूँ। आज कुमारी शैलजा भी वहां पर गई थी और गई नहीं थी, बयान भी दिया है उस पर। तो बहुत कुछ आ गया है। आऊंगी, आप मुस्कुराते रहिए और सवालों का ये सारा इकट्ठा करते रहिए, लिखते रहिए। मैं एक ही बार जवाब लूंगी प्रोफेसर साहब आपसे। जयस्नैन साहब, कांग्रेस ने जो बातें उठाई हैं उस पर आप कुछ कहेंगे? ऐसा कई चीजें जो है ना यहाँ सुनाई नहीं दे रही, परंतु फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि दो चीजें जो है इस बजट में आनी चाहिए। वैसे तो काफी चीजें बताई गई हैं, परंतु दो चीजें ऐसी हैं। एक तो है अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा बजट आना चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि हरियाणा के, वैसे तो पंजाब के भी, परंतु हरियाणा में भी ये टेंडेंसी है कि मोस्टली लोग बाहर जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को कोई भी चीज ऐसी नहीं नजर आती कि रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए ऐसा बजट मुख्यमंत्री जी दें जिससे कि लोगों को मैक्सिमम रोजगार मिले और उनको अपने देश में ही हो कि हमें यहाँ पे रोजगार मिलेगा और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरी चीज, हमें कृषि पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे 50% से ज्यादा लोग जो है ना वो कृषि पर आधारित हैं और वो उनको रोजगार देता है। परंतु कृषि के मामले में ऐसी चीज है कि लोग सुसाइड करते हैं, हर चीज महंगी हो रही है, उनका डीजल महंगा है, उनकी खाद महंगी है, उनके बीज महंगा है, उनके जो वो रसायन चीजें डालते हैं वो सारी की सारी महंगी हो रही हैं। तो इसलिए जरूरी चीज है कि कृषि पर ध्यान दिया जाए और किसानों पर ख्याल किया जाए, ताकि जो किसान कृषि पर आधारित हैं वो इसमें लगे रहें। ये बहुत जरूरी चीज है। और तीसरी चीज कि महंगाई की एक बड़ी मेन प्रॉब्लम है कि इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है, खासकर जितना मिडिल क्लास है और लोअर जो इनकम ग्रुप है उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया। इतनी महंगाई है, हर चीज डबल हो गई है। तो ऐसा बजट आए कि जिससे कि लोगों को महंगाई से राहत मिले, क्योंकि लोग बहुत उम्मीद करते हैं बजट से और वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज आए जिससे कि उनको राहत मिले। जब उनको लगेगा कि उनकी महंगाई कम हो रही है तो लोगों को उससे बड़ा अच्छा लगेगा। और मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री के ईमानदार व्यक्ति हैं, वो चाहते भी हैं ये कि ऐसा काम किया जाए जिससे कि आम लोगों को फायदा हो। तो ये जरूरी है कि महंगाई की तरफ ध्यान दिया जाए और जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की मदद की जाए। गरीब वाकई जो गरीब है उसकी मदद की जाए, ये नहीं कि कागजों पर मदद की जाए, कि बजट में कुछ ऐसी चीजें हों जिससे कि गरीब लोग जो है ना वो उनका भी उत्थान हो। और उसके अंदर कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है, इतने करोड़, परंतु वास्तव में कुछ नहीं होता। इसमें जो भी चीजें शामिल की जाए वो सॉलिड हो, वो जनता के हित में हो, जामा पहना है उसको। हाँ, वो अमल होनी चाहिए। ये नहीं कि कागज में रह गई और सारा साल बीत गया। बहुत सारा इकट्ठा हो गया। प्रोफेसर विदुरावल के लिए जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, सरकार जो बजट लेकर आएगी उससे आम पब्लिक का बजट ठीक होगा क्या? सर, कब तक ये गाना पड़ेगा कि महंगाई डायन खाई जाता है?
देखिए अमिता जी, मैं हैरान हूँ ऐसी बात कही जा रही है, क्योंकि हमें इस प्रकार की आदत रही है कहने की। आदत इसलिए रही है क्योंकि जब कांग्रेस की सरकारें थी तब 2.5 अंकों के 18% तक इन्फ्लेशन हुआ करता था। आज हमारे 3 और 4% के बीच में घूमती है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जो है सूचांक महंगाई का तो है ही, लेकिन इन्फ्लेशन को केवल एक तरफ से देखना ठीक नहीं है। हमने पर कैपिटा इनकम इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की बढ़ाई है। पर कैपिटा इनकम हमें जहां मिली थी 1,40,000 के करीब मिली थी, हम इसको 2,65,000 तक लेकर गए हैं। तो ये हमने किया, हमने लोगों की जेब के अंदर पैसा डाला है तो उस पैसे का लोगों ने उपयोग किया है, और जब उपयोग किया है, मार्केट के अंदर सर्कल चला है, तो लोग खुशहाल हुए हैं। अब लेकिन कहे कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, 3 और 4% की इन्फ्लेशन को मैं तो व्यक्तिगत रूप से इन्फ्लेशन मानता ही नहीं हूँ। इसके लिए कुछ और शब्द का निर्माण सृजन करना पड़ेगा कि इसको क्या बोलेंगे। ये तो सृजनात्मक इन्फ्लेशन है अगर कहूँ तो। लेकिन कांग्रेस के समय 18% हुआ करती थी इन्फ्लेशन, 2.5 के आंकड़े से तो नीचे कभी गई नहीं। हमने 4 मैं रोक रही हूँ आपको मुकेश मल्होत्रा जी, महंगाई नहीं है। एक बार मुझे आ रही हूँ सर, आ रही हूँ मैं ये पॉइंट क्लियर हो जाए ना, उससे ज्यादा उनको नहीं बोलने दूंगी, आप निश्चिंत रहिए। महंगाई नहीं है मुकेश जी। मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप गरीब से जाकर पूछिए क्या उनका रोजी रोटी ठीक चल रहा है। आप किसान से जाकर पूछिए कि क्या उसकी दिनचर्या जितनी वो मेहनत करता है उतना उसको मिल पा रहा है। आप एक मजदूर से पूछिए कि क्या जितना उसको मिलता है उसकी मेहनत के मुताबिक है। क्या ये जो लोग हमारे बच्चे एजुकेशन पूरी करते हैं, क्या उनके पास प्रॉपर रूप से एम्प्लॉयमेंट है, क्या हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें ठीक इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ने के चांसेस हैं। मुख्य मुद्दे तो ये हैं। अगर ये इन लोग हमारे जो बिल्कुल लास्ट श्रेणी पे बैठे हुए हैं उनके पास अगर फैसिलिटी नहीं, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, दोबारा आ जाऊंगी, उनको बात पूरी करने दें, अभी बहुत सवाल है। मैं केवल महंगाई पे आई थी। प्रोफेसर साहब कंटिन्यू करें आप। जी, महंगाई पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि 18% उनके यहाँ पर इन्फ्लेशन रही या नहीं रही, इसका जवाब उनसे ले लीजिए। उनके समय कभी भी 2.5 के आंकड़े यानी 10% इसका जवाब ले लीजिए। कभी हमारा सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन की बात नहीं, आप एक गरीब आदमी से पूछिए क्या उसकी रोजी रोटी ठीक से चल रही है नहीं चल रही। मल्होत्रा जी रुक जाइए, मैं अपनी बारे में बोल लीजिएगा प्लीज। आप पहले सबको जवाब देना है, इन्हें बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए जी। इसके अलावा वो बार बार जो है बात गरीब की उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस ने गरीब का बहुत बुनाया गरीब को। 1947 से लेकर आज तक ये जुमला छोड़ते रहे, गरीबी हटाओ। इसके लिए ऊपर तो 1971 का चुनाव लड़ा था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, लेकिन गरीबी हटाने के बजाय गरीब हटाया गया। और ये सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए कि जिन्होंने 70 वर्षों में तक राज किया, 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, तो आज तक हिंदुस्तान के अंदर गरीब क्यों है? अगर गरीब है तो इसके लिए काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और गरीब कल्याण की एक के बाद एक योजना बताई, हमने लास्ट माइल तक डिलीवरी की है। हम ऐतिहासिक भाषण जानते हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, जिसमें उन्होंने खुद ये कहा था, जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी, वो खड़े होकर खुद इस बात का इसको एक्नॉलेज कर रहे थे, इसको मान रहे थे, इसके लिए खेद प्रकट कर रहे थे कि वो जब 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, तो गांव में गरीब के पास जो है केवल 15 पैसे पहुंचते, इसको तो वो खुद एक्नॉलेज कर रहे थे। तो बीच की सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस की थी, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकारें थी। तो कौन खाता था? कांग्रेस के लोग खाया करते थे इस पैसे को, और कौन खा रहा था? हमने वो सारी बीच की व्यवस्थाएं खत्म की हैं। जब प्रधानमंत्री जी देश के किसान को किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए भेजते हैं, तो 1999 रुपए 99 पैसे नहीं पहुंचते, पूरे के पूरे 2,000 रुपए उनके खाते में पहुंचते हैं। एक पैसे का भी कहीं कटक नहीं होती। जब हमारे हरियाणा के अंदर हमारे विधवा को पेंशन मिलती है, चाहे वृद्धों को पेंशन मिलती है, और अच्छी बात आपने याद करवाई, इस पर और बताऊंगा मैं। जब किसी को भी हमारे यहाँ पर खाते में पैसे आते हैं, किसी सक्षम योजना के तहत पैसे आते हैं, तो एक पैसा भी मिडलमैन नहीं खाने दे रहे हैं। लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है, आखिरी व्यक्ति तक पैसा पहुंच रहा है। तो जब गरीब को हटाने का जो काम कर रहे थे गरीबी के नाम से, और उनको केवल वोट बैंक के लिए, लोक लुभावनी बातें करने के लिए, मीठी मीठी बातें करने के लिए, चुनावी वादों के लिए रखा हुआ था, उनका जवाब इनसे लेना चाहिए। आज ये रोजगार की बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब की 10 साल तक सरकार रही, उन्होंने 10 साल में 62,322 नौकरियां दी केवल, और उनमें भी अधिकतर किस प्रकार से पर्ची और खर्ची सिस्टम से चलती थी हम जानते हैं। इनमें बहुत सारों को तो ज्वाइनिंग आकर हमने दी। ये 3 और 4 हजार की बात कर रहा हूं मैं इनमें से भी। हम यहाँ पर अभी पिछले 60 साल में 85,000 से अधिक नौकरियां दे चुके हैं, और अगले 1.5 से 2 महीने में 25,000 के और पाइपलाइन में है। तो ये किस प्रकार से हमारी तुलना कर रहे हैं?
ठीक है, उपदेश देना अच्छा होता है, प्रवचन देना अच्छा होता है। एक और इन्होंने डिपार्टमेंट, इन्होंने किसान की बात कही। किसान जो है भाजपा की 2014 में सरकार आने से पहले, उससे पहले के 25 सालों में 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी। ये बहुत बड़ा फिगर है। 1991 से लेकर 2011, यानी कि 3 में सेंसस की बात कहूं तो खुद सेंसस की रिपोर्ट कहती है कि करीब 1 करोड़ किसानों ने किसानी छोड़कर किसी और व्यवसाय में चले गए। यानी कितना भला कर पा रहे थे ये, इसका ये जवाब देंगे। हम जरूर ये बात कहते हैं कि हमने किसान की आय को बढ़ाया है, हमने व्यापारी की आय को बढ़ाया है, हमने मजदूर की जेब में पैसा डाला है, हमने गृहिणी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए, हमने युवा की आकांक्षाओं को पूरा किया है। हम वो सरकार है जिन्होंने डिलीवर किया है। तो कम से कम शुरू में आप डिबेट में बड़ा सकारात्मक तौर पर सुझाव भी दे रहे थे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम किया वो इसलिए कर पाए क्योंकि हमने बीच में से मिडल। चलिए मैं दोबारा आ जाऊंगी। किसानों पर जयेश नैन, आपको जवाब मिल गया? नैन साहब है नहीं, किसानों को लेकर हालांकि उन्होंने आत्महत्या की बजट का मतलब मुद्दे होता है कि हमारी आगे की प्लानिंग क्या है। मैं आपको मुद्दे हुए, बजट का मतलब है कि हमने नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में क्या करना है, ना कि हमने इसका जवाब पर आरोप लगाना। उसका बजट का मतलब ये नहीं है। बजट का मतलब है कि हमने आगे लोगों के लिए क्या अच्छा करना है। बता रहे हैं, आप डिबेट को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। मनदीप बिश्नोई, आप जवाब दे पहले। आगे के लिए क्या लेके हम तो आज का जो मेन मुद्दा हमारा बजट अपकमिंग ईयर का है, तो बेटर यही होगा कि हम आपस में एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आपस में डिबेट ये करेंगे हम आगे लोगों के लिए क्या लेके आए। कांग्रेस ने भी अपने टाइम में बहुत अच्छा किया, आप भी शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं। मल्होत्रा जी आगे आने वाले रुक जो साल है जाइए, उसमें हम क्या शांत हो जाइए, रुक जाइए। आगे की प्लानिंग पर ही बात हो रही है। बिश्नोई साहब पहले, फिर आरिफ रावल साहब जी। प्रदेश की बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है उसका ये प्रयास है कि युवा को रोजगार मिले, युवा विकास में अपना योगदान दे, किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो, उसके फसल के नीचे दाना उसकी जो कीमत है उसके खाते में जाए वो जा मिले, उसको बेहतर सुविधा मिले, व्यापारी अपना व्यापार बड़े निश्चित होकर के बिना किसी भय और डर के आराम से कर सके, उसे बेहतरीन सुविधा मिले, सुरक्षा मिले। इस प्रकार की मंशा प्रदेश की सरकार की है। माननीय सुशील चौटाला भी रोजगार मेरा अधिकार अभियान उन्होंने चलाया, उसके तहत हरियाणा प्रदेश के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि 75% रोजगार उनको निजी क्षेत्र में मिलेंगे। निश्चित तौर पर वो इसके लिए प्रयास होता है। हरियाणा प्रदेश का युवा व्यापार मंडल से वीके जैन है, उनको आश्वस्त आप करते हैं क्या कि केवल कागजों में नहीं होगा जो होगा? पंचायत के अंदर जो पंचायत लाइन है गाँव में, उसके ऊपर जो एमएसएमई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो लगाने के लिए पंचायत के साथ बातचीत करके और पंचायती जमीन पर लघु उद्योग लगाने की जो बातचीत है, जो प्लान है, जो प्लानिंग है, वो भी इसलिए चलेगा। वो चलेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्थानीय युवाओं को, तो निश्चित तौर पर प्रदेश में विकास के बयार बनेंगे, उद्योग भी लगेंगे, स्मॉल उद्योग लगेंगे, लघु उद्योग लगेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश के अंदर जो हरा भरा प्रदेश, जो विकास निश्चित प्रदेश में कहलाएगा, वो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश आने वाले समय में आप देखोगे। हम उम्मीद करते हैं कि बजट के अंदर इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, वीके जैन साहब आश्वस्त हुए आप? नहीं, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ये कागजों तक रह जाती है। अब अमली जामा देखिए, अमली जामा कितनों में पहनाया गया। हकीकत क्या है? हकीकत की अगर इसकी राय लेनी हो कि वास्तविकता क्या है, तो आप इसका एक सर्वे करवा लीजिए बाज़ार के अंदर व्यापारियों के अंदर, आम जनता के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा वास्तविकता क्या है। सिर्फ आंकड़ों के अंदर दे देना काफ़ी नहीं होता है। जिस तरीके से मेरे साथी ने भी बताया कि 13 जगहों पर मंडी का आवंटन कर दिया गया है, हमें तो गुड़गांव में कोई दिखाई नहीं दिया। गुड़गांव तो पहले नंबर पे होना चाहिए, वो रेडियो वालों का कुछ नहीं है। ये गलत है या नहीं, आप इससे एग्री होते हैं कि नहीं होते कि जो उनकी रेडियाँ पलट दी जाती हैं उसके अंदर उसे आर्थिक नुकसान है कि नहीं? कमेटी को क्या फ़ायदा हुआ? या तो वो परमानेंट चलाएं। इस तरीके से छोटे जो रेडी वाले हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, किस तरीके से कहाँ से पैसा इकट्ठा करके लेके आते हैं, कर्जे पे लेके आते हैं, 10-10%, 15-15% पैसा उठाते हैं। उसके बाद रेडी पलट दी, बड़े खुश हो गए रेडी पलट के, और उसी में से उनके जो अफसर आते हैं, जो उनके कर्मचारी आते हैं, उनका सामान लूट के ले जाते हैं। लूट थोड़ी चल रही है। ये तो किसी को रोज़गार देना है, रेडी वालों को देना है, तो रेडी वहाँ से हटाइए और उन्हें ठीक जगह पे लेके जाइए, या उनका वो स्थान है तो उससे कमेटी किसी तरीके से परेशान ना करे।
वो रोजी रोटी अपनी ठीक तरीके से कमा सके, ठीक तरीके से काम कर सकें। उन्हें कोई फ़ायदा हो रहा है, 2 पैसे का फ़ायदा होता है, उन्हें कोई बहुत लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं होता। सवेरे कमाना है, शाम को खाना है, इसी तरीके से उनकी दिनचर्या चलती है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। वास्तविकता क्या है उसके लिए सर्वे तक कहने की बात वीके जैन साहब कह रहे हैं। प्रोफेसर फतुरावर, सवाल है इनका, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। नहीं, देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से बात कहूंगा कि जो रेडी फड़ी वाले जो होते हैं, जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, उनको कोई निश्चित स्थान नहीं है। उनका इस प्रकार का स्थान नहीं है कि वो कहीं पर भी एक बाजार जो है, जो बना हुआ बाजार है, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर लगा लें। उनको इतनी तो अनुमति है कि वो गली गली जाकर अपने सामान को बेच पाए। ये एक मानवीय पक्ष है, इसको समझना पड़ेगा। कुछ स्थानों पर हो सकता है गुरुग्राम में वो नई व्यवस्था बन पाई, लेकिन वहां पर भी जल्दी इसकी तैयारियां चल रही होंगी, क्योंकि वो मॉडल बना हुआ है हरियाणा के अंदर। हमने 13 स्थानों पर ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां पर स्टेशनरी जो हॉकर्स हैं वो खड़े हों, दिन भर में वितरण कर आए पूरे नगर का, और उसके बाद एक जगह पर खड़े हो पाए या फिर वहीं पर ही आकर खड़े हो जाए। इस तरह की व्यवस्था बनाई है। लेकिन ये जरूर जो है मानवीय पक्ष का यही है कि गरीब के साथ किसी प्रकार बात होती है। हालांकि थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं भी तो हम ही और आपको ही बनानी है। अगर भीड़ भाड़ में इस प्रकार से अनुमति दे दी जाए तो व्यवस्थाएं भी तो हमारी और आपकी भी खराब होगी। सर, जहाँ तक सर एक मिनट टोकूंगा आपको मैं एक मिनट में टोकूंगा। जो व्यवस्थाएं बनाने का संबंध है, कभी कोई पार्किंग की गई है? कहीं कोई व्यवस्था पार्किंग की बनाई गई है? जिसका कोई कितनी ये गुड़गांव के अंदर कितनी बार ये प्लान बना, कितना प्लान बना कि यहाँ पर पार्किंग निश्चित की जाएगी। सिर्फ कागजों के अंदर गया और रह गया, कागजों के अंदर गया रह गया। आप लोग सर लगातार सुझाव मांग रहे थे, सुझाव ही आ रहे हैं आपके सामने। तो इस तरीके सुझाव ही आ रहे हैं। जब पार्किंग की व्यवस्था होगी, गाड़ियां इधर उधर खड़ी नहीं होंगी, तो अपने आप रास्ते छोड़े नजर आएंगे। रास्ते तो अपने आप भीड़े कर देते हैं। गाड़ी में तो गाड़ी जिसकी मर्जी होती है जहाँ खड़ी कर देता है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद उसे टो करके ले जाते हैं। जब कस्टमर आया है, मार्केट में आएगा, कहीं तो गाड़ी खड़ी करेगा अपना, खड़ी करने का कोई स्थान निश्चित नहीं है। नामिका जी, ठीक है सर, हो गया, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बोलिए। देखिए, पार्किंग की व्यवस्था की उन्होंने बात कही है और स्ट्रीट हॉकर्स की बात, उन्होंने रेडी वालों की बात कही है। ये दोनों विषय जो है नोट किए हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं पहुंचाऊंगा ये विषयों को। लेकिन इसके अतिरिक्त एक बात ग्रामीण रोजगार सृजन की है। इस दिशा में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है और हमने काम किया है। हमने किस प्रकार से सॉइल टेस्टिंग लैब्स के तहत और भी बहुत सारे उपकरण, बिल्कुल आपने जो काम किया है आपने वो गिनवाया, और इसी पर कह रही है कांग्रेस कि आगे का क्या प्लान है। आप जवाब देने वाले थे। आगे का प्लान मैं बता रहा हूँ कि हमने विकास कार्यों के लिए अब ग्राम स्तरीय कमेटी को गठन की बात कही है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर घोषणा की है कि प्रत्येक गांव में, हरियाणा के हर गांव के अंदर ग्रामीण स्तरीय कमेटियां बनेंगी। आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत ऐतिहासिक बात बताने जा रहा हूँ। हम 5,500 से अधिक गाँव को, प्रदेश के अंदर 6,745 गाँव में से 5,550 गाँव से अधिक गाँव को हमारा हरियाणा, जगमग हरियाणा के तहत 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हरियाणा का ये जो रेशियो पूरे देश के अंदर सबसे अधिक है। लेकिन इससे आगे भी बढ़ते हुए हम HRDA के तहत गाँव में जो रिहायशी क्षेत्र है उसको विकसित करने जा रहे हैं। ग्राम दर्शन पोर्टल, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, उसके तहत हम ग्रामीण विकास की मॉनिटरिंग करेंगे। हम समस्याएं किस प्रकार की हो रही हैं उनको इनवाइट करेंगे कि इस ग्राम दर्शन पोर्टल पर आए। ग्रामीण विकास निधि पोर्टल के तहत हर गांव को जोड़ रहे हैं। हर गांव का एक अपना बजट बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? हर गांव का किस प्रकार का विकास होना चाहिए ग्रामवासी तय करें, उनकी कमेटियां तय करें। हम स्वयं सहायता जो समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं और बड़ी जल्दी उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम ये सब काम कर रहे हैं और आगे हमारी दिशा जो है वो दिशा यही है कि पंक्ति में अंतिम जो खड़ा व्यक्ति है उसका जब उदय होगा तो ठीक है, आप अंत्योदय को फिर भारत का उदय। ठीक है मुकेश जी, आप लोगों ने भी कम बैठकें नहीं की, क्या तैयारियां हैं? किन किन मोर्चों पर सवाल पूछेंगे आप बजट सत्र में? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक निवासी, प्रत्येक नागरिक आगे बढ़े और जब भी बजट बने उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी है। सबके सुझाव लेकर जो पार्टी भी उठाती है, जो रूलिंग पार्टी के पास भी होते हैं, जो ट्रेडर्स भी हैं, मजदूर भी हैं, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं,
इन सब को सामूहिक रूप से लेकर एक ऐसा बजट आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की भी इच्छा यही है कि जिसमें प्रत्येक नागरिक आगे बढ़ सके और वो देश के कंट्रीब्यूशन को कुछ कर सके, ताकि हमारा देश आगे की राह पर चल सके। और ये सब बातों को समूहित करने का सुझावों का मकसद ये होता है कि हर एक के पास कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है जो नहीं पूरा हुआ होता, उन सबको समूहित कर एक ऐसा बजट आना चाहिए जिससे हमारा प्रदेश भी तरक्की करे, हम देश के आगे हमारा देश भी आगे बढ़ सके। उम्मीद है फिर सरकार से अच्छा बजट लेकर आएगी सरकार। मल्होत्रा जी। हम तो सब यही इच्छा व्यक्त करते हैं कि हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक की बजट अच्छा होना चाहिए। आज हम डिबेट पर बैठे भी इसलिए हैं और सबने अपने अपने मुद्दे भी रखे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग के मुद्दे हों, चाहे वो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे वो मजदूरों के मुद्दे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का मुद्दा है, चाहे वो रोजगार का है, जैसे हमारे भाई रावल जी ने कहा, जैसे ग्रामीण सर्जन रोजगार का मुद्दा है। इन सबको मिलकर एक अच्छा बजट होना चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक की इच्छा है हरियाणा प्रदेश की। बजट बिल्कुल अब तक जो बजट पेश किए हैं उनसे एक अलग बजट होगा। इस बजट के अंदर हरियाणा प्रदेश की एक प्रगति की जो दिशा है वो नजर आएगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार की सरकार धरातल बैठक करके विभागों से सुझाव ले रहे हैं, आमजन से सुझाव ले रहे हैं, उन सुझावों को समायोजित करके एक अच्छा बजट हरियाणा प्रदेश के सामने विधानसभा गठबंधन साथी होने के नाते आपने भी सुझाव दिए होंगे। निश्चित तौर पर सुझाव मिले जा रहे हैं पब्लिक से और वो सरकार तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है, वीके जैन जी फाइनल कमेंट। देखिए, अब हम इसमें पूरी आशा हमें है कि बजट बहुत संतुलित आएगा, क्योंकि सब जगह से विचार जगह जगह से माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, तो इससे संतुलित बजट आएगा और सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरेगा। यही हम आशा कर सकते हैं। आपने पार्किंग का जिक्र किया, जब सीएम साहब ने बैठक की वहां पर बोला गया था आप लोगों की तरफ से? नहीं, उस समय नहीं बोला गया। तो अब आप कैसे पहुंचाएंगे ये बात? ये प्रोफेसर विदु रावल का भरोसा करेंगे यहाँ पर कि वो बात पहुंचा देंगे, या आप लोग कुछ लिख कर देंगे कि ये बात रह गई थी, ये भी कर दीजिएगा? इन पे हमें पूरा भरोसा है कि जो बात कहेंगे वो कर देंगे। ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल, एक शानदार बजट लेकर आएंगे आप लोग, इसकी हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे, लेकिन विपक्ष के जवाबों के लिए कितना तैयार है वो भी बता दीजिए। देखिए, हम एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं, अभिनंदन करेंगे एक ऐसे विपक्ष का जो हरियाणा की बेहतरी के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर हमारे साथ चले। गुड गवर्नेंस हम सबकी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि हरियाणा जो है देश के अंदर स्वर्णिम स्थान पर रहे, पहले स्थान पर रहे। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा एक मॉडल बने, जिस प्रकार अब बन चुका है, लेकिन और भी कहीं पर भी अगर हम दूसरे और तीसरे स्थान पर भी लैंग्वेज कर रहे हैं तो भी हमारी प्रतिस्पर्धा पहले स्थान पर पहुंचने की होनी चाहिए। इसमें विपक्ष का भी साथ चाहिए, इसमें जन भागीदारी भी चाहिए, और इसी जन भागीदारी के तहत ही प्रत्येक वर्ग के साथ अलग अलग बैठकें की जा रही हैं, समूहों के साथ बैठकें की जा रही हैं, इनके सुझाव मांग रहे हैं। और आपको अपना पूरा साथ देने के लिए हुड्डा साहब ने भी बैठकें की हैं। हमने एक नई परंपरा भी शुरू की, अनामिका जी, हमने हुड्डा साहब से शुरू की थी बैठकों की बात। हमने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको भी इनवाइट किया था इस बैठक के अंदर कि वो भी अपने सुझाव। चले गए मैराथन मीटिंग्स का एक शानदार नतीजा बजट के रूप में निकल कर आए, यही हम उम्मीद करते हैं आपसे सर। हर वर्ग को आप लोग टटोल रहे हैं, हर किसी की नब्ज आप लोग टटोल कर देख रहे हैं, कहाँ कितनी जरूरत है, कितना आवंटित किया जाना चाहिए। तो वैसा ही एक ढांचा, एक प्रारूप बजट का भी हमें दिखेगा, ये उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ यही रुकेंगे। नमस्कार।